वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड होती है। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 20। तो चलिए 21। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहांआरा, रोशनारा, गोहरारा या फिर मेहरुनिसा। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है? औरंगजेब की पुत्री पूछी है तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जमाने की उपाधि किसको दी थी? शाइस्ता खान को, अमीर खान को, जहांआरा या फिर रोशनारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांआरा। तो औरंगजेब ने साहिबात उज जमाने की जो उपाधि थी वो किसको दी थी? जहांआरा को दी थी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसके शासनकाल से उनको संबंधित किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो है संत रामदास जो थे औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मुगल काल में अगर हम जनपद जो था वो क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, तरफ या फिर सूबा। तो मुगल काल में जो जनपद था वो सरकार कहलाता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए शाहाना एपील या फिर ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी सवाई निगार। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या था? मुगल काल में सेना का जो प्रधान था वो होता था मीर बख्शी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मुगल काल में अगर हम देखें तो देह शब्द का अर्थ क्या था? किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, न्याय देना या फिर ग्राम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम। यहाँ पे मुगल काल में अगर हम देह शब्द का अर्थ देखें तो वो क्या था? ग्राम, गांव। ठीक। निम्नलिखित में से किसी मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को या फिर ट्रेवनियर को। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मनुची। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है क्योंकि पूछा है कि सत्य नहीं है। ठीक है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए कहा है इसमें 33 वर्ग थे, ऑप्शन बी उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, या ऑप्शन डी समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। अब पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक, तो आपको गलत वाला बताना है इसमें। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, ये गलत है। और यहीं पे ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही अंतर चुनिए। मतलब एक से ज्यादा आपकी क्या है, इसमें आंसर सही होंगे। ऑप्शन ए है जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। अभी हमने मनसबदारी व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन देखा है, ठीक है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है सही होंगे। तो यहाँ पे आपका अगर सही आंसर की बात करें, हमने देखा था जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम देखें मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, बिल्कुल गलत है ये बात। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है। दीवान कार्यालयों द्वारा उनको वेतन दिया जाता था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक और ऑप्शन डी आपका क्या है, सही। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या फिर कर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो रेवेन्यू होता था ना, भू राजस्व, वो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है प्रतिनिधित्व? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मुगल प्रशासनिक शब्दावली है उसमें जो माल है वो भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, कौन सा? अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? यहाँ पे पूछा है शासक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में हो गया है। मुगल साम्राज्य का शासक कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? भोज ने, सिद्धराज जयसिंह ने, जैन उल आबिदीन ने या फिर अकबर ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अकबर ने चलाए थे। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तांबे का सिक्का क्या कहलाता था मुगल काल में? रुपया, दाम, टंका या फिर शमशी? तो यहाँ पे सी आंसर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी, मुगल शासन में जो तांबे का सिक्का था वो दाम कहलाता था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चकला शब्द का प्रयोग हुआ है और यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था या फिर सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में जो चकला शब्द था वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समान यह नहीं था। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। मुगल चित्रकला के विषय में जो है कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सब मुगल चित्रकला के विषय में बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने क्या किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है किया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? ठीक है, तो आपको कोटे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे अब्दुल समद, अबुल हसन, अका रिजा या फिर मीर सैयद अली? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, एक तो आपका ये अबुल हसन भी था यहाँ पे, और बात करते हैं तो अका रिजा भी था। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला या फिर संगीत कला को? तो यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर ने भाई चित्रकला को ही क्या किया था? संरक्षण दिया था। ठीक है, जहांगीर की जब भी बात आती है तो चित्रकला का नाम आ जाता है।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? शिल्पकला को, चित्रकला को, नृत्य को या फिर संगीत को? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकला। ठीक है, तो ये सब चित्रकला की शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? मतलब औरंगजेब कौन सा बजाता था? सितार, पखावज, वीणा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो औरंगजेब बजाता था वो क्या था? वो हो जाएगा वीणा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतक उन्होंने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5, 4, 3 या फिर 2? कितने किए थे उन्होंने? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने जो है 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, कौन कौन सम्मिलित थे? तानसेन, हरिदास, सूरदास या फिर विलास खान? तो एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है क्योंकि कूट से सही उत्तर पूछा है आपसे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे तानसेन भी संबंधित थे और यहाँ पे हरिदास भी थे। ठीक, तो अगर हम बात करें तो 1 और 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो परिचित तानसेन थे उनका मकबरा कहाँ पे है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में? तो यहाँ पे जो परिचित तानसेन थे उनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ठीक, ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी कराया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं से ली थी, जहांगीर से, अकबर से या फिर शाहजहां से? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। जो मुगल शासक लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी है? तो ये बाबर की थी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी जहांआरा बेगम या ऑप्शन डी जेमनिसा बेगम? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या है? ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए लेडेन और रस्किन ने, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो ये मैंने आपको करा भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेडेन और रस्किन ने क्या की थी? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुलबदन बेगम, महाम अनका, जिया उन्नीसा या फिर जीनत? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, महाम अनका। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का, जो हितोपदेश थी उनका जो है फारसी में अनुवाद किया? फारसी में पूछा है तो किसने किया? दारा शिकोह ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या फिर ताजुल मारी ने? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजुल मारी ने क्या किया था? हितोपदेश का जो है फारसी में अनुवाद किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट दे रखी है और यहाँ पे सूची सेकंड है। अब आपको इनको मिलाना और बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे हसन निजामी का जो संबंध है वो ताजुल मासिल से हो जाएगा। ताजुल मासिल लिखिए। यहाँ पे बात करते हैं हम ख्वाद मीर, तो इनका जो है ये हुमायूं नामा से हो जाएगा। मोहम्मद काजिन की अगर हम बात करते हैं तो आलमगीर नामा, और भीमसेन तो नुस्खा ए दिलकुशा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बैठता है। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, बताना है किसकी रचना कौन सी और कौन सा बिल्कुल सही है। बाबर की तुझके बाबरी बिल्कुल सही है। हुमायूं की हुमायूं नामा, शेरशाह की तारीखी शेरशाही, कबर की तबकात अकबरी। तो ये पूछा है सिर्फ कौन एक सुमेलित है, तो हमारा ऑप्शन ए तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बाकी क्या है? बाकी तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि बाबर की क्या है? तुझके है बाबरी।
अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किस निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का या फिर सूर सागर का? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र का देखिए जो इसमें लिखा है ना, अनवार ए स्वाहिली नामक जो ग्रंथ है वो निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का ही अनुवाद है अनवार ए स्वाहिली। तो याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अबुल फजर द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या फिर 10 वर्षों में? तो यहाँ पे अगर ये पूरा किया गया था तो 7 वर्षों में अबुल फजर ने अकबरनामा लिखी थी वो पूरा किया गया था। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी? किसने की थी? केशव ने, मातीराम ने, रसखान ने या फिर सेनापति ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव। केशव ने क्या की थी? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, और आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और लॉर्ड फिश, ये बताना है कौन से सन में आए थे। और पीछे से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज तो याद ही रखने हैं। तो अगर हॉकिंस की बात करें तो यहाँ पे 1608 से 1611 ईस्वी तक हो जाएगा। टॉमस रो की बात करें तो 1615 से 1619 तक हो जाएगा। मनुची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1653 से 1708 तक हो जाता है। और लॉर्ड फिश की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। तो अगर हम यहाँ पे देखें किसका बैठता है, एक हमने फोर्थ लगाया है, नहीं सॉरी, ए का सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड और सेकंड इसका हो जाएगा, और टॉमस रो का फर्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही बैठता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित मुस्लिम शासक थे, इनका सही कार्यक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। मुस्लिम शासकों का सही कार्यक्रम पूछा है तो अब्दुल शाह अब्दाली, पहले कौन आए थे कालक्रम है, ठीक है, मोहम्मद शाह, जहांगीर या फिर बहादुर शाह द्वितीय में से कौन पहले आया था ये पूछा, और बताना है फिर इनको सही कूट में लगाइए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है जहांगीर, फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह हो जाएगा, फिर उसके बाद अब्दुल शाह अब्दाली हो जाता है, और फिर बहादुर शाह द्वितीय फोर्थ का हो जाता है। तो 3, 2, 1, 4, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही बैठता है। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के आपको पीवाईक्यू कराऊंगी, और जल्दी ही हिस्ट्री के पीवाईक्यू जैसे ही खत्म हो जाएगी हम फिर ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ या फिर एलटी ग्रेड इनके कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ।